आप फील करना चाहते हैं कि एंजाइटी से बाहर आने के बाद इंसान को कैसा महसूस होता है? ये अगर मैं अभी आपको शब्दों में बताऊं तो शायद आप अभी इस बात को फील नहीं कर पाएंगे और शायद आपको लगेगा कि एंजाइटी से क्या बाहर भी आया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब ये भरोसा ही नहीं रहता कि वो एंजाइटी से कभी बाहर भी आ सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग एंजाइटी में 30 साल से हैं, कुछ लोग एंजाइटी में 15 साल से हैं, कुछ लोग एंजाइटी में 10 साल से हैं। मतलब इतना लंबा समय अपने जीवन का उन्होंने एंजाइटी में बिता दिया होता है कि वो उसके हैबिचुअल हो चुके होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ इस एंजाइटी के साथ ही चलने वाली है, इस एंजाइटी से वो कभी बाहर नहीं आ सकते। मैं एंजाइटी में रहा था और मैं कभी भी इस बात पर मैंने बिलीव नहीं किया कि मैं एंजाइटी से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एंजाइटी में जरूर था लेकिन मेरे अंदर एक फर्म बिलीव था और मैं हमेशा सपोर्ट ढूंढता रहता था। मैंने कभी सपोर्ट ढूंढने से खुद को नहीं रोका। मैंने अपने भाई से बात करी, हालांकि मैं अपने घर वालों को बहुत समय तक समझा नहीं पाया कि मुझे ओसीडी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली जो एंजाइटी थी वो उसमें जो एक टिपिकल फॉर्म होता है वो ओसीडी में वो कन्वर्ट हो चुका था और मुझे टिपिकल टाइप की ओसीडी हो चुकी थी। ओसीडी, एंजाइटी, पैनिक अटैक, हेल्थ एंजाइटी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स डेवलप होना, जिस तरीके से हार्ट से रिलेटेड डर लगना, कभी अपनी बॉडी के किसी और पार्ट से रिलेटेड डर लगना, कभी किसी और पार्ट से डर लगना। मतलब अलग अलग तरीके के जो डर एंजाइटी में होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे और मैं लगातार परेशान होता जा रहा था। क्योंकि घर वालों से अगर मैं बात करूं तो उन्हें इस बात को मैं समझा नहीं सकता था और मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि मैं इस बात के लिए किससे कांटेक्ट करूं। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम्स लगते थे तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता था, अगर वैसे कोई सिम्टम लगता था तो अपने जनरल फिजिशियन से बात करता था, अगर पेट में कोई समस्या लगी तो गैस्ट्रो के पास चले गए। इस तरीके से आप अलग अलग डॉक्टर्स के विजिट करते रहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में एंजाइटी नाम की भी कोई समस्या होती है। क्योंकि एंजाइटी हमारे इंडिया में खासकर इसको किसी भी तरीके का कोई इलनेस समझा ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है तो हम उसको डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराना प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो पहले तो यह है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसे कभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो नहीं सकती। जबकि आज की डेट में अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के बाद मेंटल हेल्थ से परेशान हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वो सामने वाले को कभी समझा नहीं पाते कि एक्चुअली में वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादातर आप किसी को यूं समझा नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। सपोज कि आपको हार्ट अटैक आने का डर लग रहा है, आप ये किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे पास मुझे इस तरीके के डर लग रहे हैं, मेरी हार्ट बीट तेज है, या फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उसको जो भी समझाओगे वो सामने से बंदा यही कहेगा कि ठीक है चलो एक बार टेस्ट करा लेते हैं। और आप जाओगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, आप जाकर टेस्ट कराओगे और आपके टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे नॉर्मल। और जब आपके टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, सामने वाला बंदा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि देख भाई सब कुछ ठीक है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप उस वक्त कन्विंस हो जाओगे। लेकिन उसके बाद आप घर आओगे और घर आने के बाद हो सकता है सेम डे या उसके एक दिन बाद या 10 दिन बाद आपको फिर से उस तरीके की समस्या डेवलप होने लगती है। और अब आप उस बंदे से जब दोबारा बोलते हो तो पहले तो शायद वो बंदा आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करे कि देख ये तेरे दिमाग का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ज्यादा फोर्स करोगे, चाहे वो आपका भाई हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, वो आपको दोबारा लेकर जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। याद रखिएगा वो दोबारा आपको कहां लेकर जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और यहीं से होती है असली समस्या शुरू, क्योंकि ना तो आपको पता होता है कि आपकी समस्या क्या है, ना आपके घर वालों को पता होती है कि आपकी समस्या क्या है। डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते हैं और इस तरीके से आप अपना काफी सारा समय, काफी सारा पैसा वेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी को एक डेंजर लेवल तक
वो जब तक पहुंच नहीं जाती तब तक हम उसको ड्रैग करते रहते हैं। और इसी वजह से जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं वो बहुत लंबे समय तक एंग्जाइटी में फंसे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं रब का हमेशा शुक्र करता हूं कि मैंने टाइम से एंग्जाइटी को पहचाना, और मैं शुरू से ही अपने भाई को इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जो है समस्या है और मुझे ओसीडी टाइप की चीज़ लग रही है। और मैंने फाइनली उनको कन्विंस किया और हम डॉक्टर के यहाँ गए, और फाइनली कार्डियोलॉजिस्ट की विजिट के बाद और जनरल फिजिशियन की विजिट के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई। और फिर मैंने एक ऑर्थोपेडिक्स के पास गया था। मैं एक्चुअली मुझे चेस्ट पेन वगैरह भी हो रहा था और अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार जो है क्या पता कहीं मतलब मस्कुलोस्केलेटल पेन ना हो, तो चला गया ऑर्थोपेडिक्स के पास। उस ऑर्थोपेडिक्स ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। जब मैंने उनसे बात करी, उनको बताया अपनी ओसीडी के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे इसी हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं। साइकियाट्रिस्ट कहा था या साइकोलॉजिस्ट कहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट थे। तो फिर जो है मैं घर आया उनकी दवाई लेके, और जब उनकी दवाई लेके मैं घर आया, उनकी दवाई मैंने खाई, मुझे दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद इन दवाइयों की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, और मैंने दवाई वो स्टॉप कर दी। फिर मैंने उनको कॉल पे बात किया, मेरे भाई ने, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ठीक है दवाई आप स्टॉप कर दो। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उसी डॉक्टर का रेफरेंस दिया, और फिर हम वहाँ पर गए, और फाइनली मैं पहली बार साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट किया। और जब मैं उनके पास गया, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी। अगर मैं वो लाइन आपको बोलूँ तो आपको लगेगा कि इस तरीके की लाइन नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे बोली, उन्होंने क्लियर बोला। मैंने उनको बोला कि सर ये समस्या है मेरी, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो क्या मैं सही हो सकता हूं, और क्या मुझे अपने आप से मैं सही हो जाऊंगा? क्योंकि मेरा मानना था कि मैं अपने आप सही हो जाऊंगा, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। और फाइनली उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने मुझे बोला कि 110% तुम खुद से सही नहीं हो पाओगे। ये बात सुनकर डेफिनेटली किसी को भी ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि 110% तुम सही नहीं हो सकते खुद से। अगर खुद से सही होना होता तो जो तुम 3-4 साल से ओसीडी में हो, अब तक तुम सही हो चुके होते। तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है और वो तुम्हें लेनी पड़ेगी। और फाइनली मैंने डिसाइड किया उनके सपोर्ट को लेने के लिए, और आज आपके सामने बैठा हूं एंग्जाइटी फ्री, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुकून से। कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई हार्ट अटैक का डर नहीं, किसी चीज की कोई समस्या नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप भी इसी तरीके की ऐसी कंडीशन में रहो, तो आज आप एक डिसीजन लो। डिसीजन इस बात का लो कि अगर आपको कहीं से कोई हेल्प लेनी हो तो आप उठो, हेल्प लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। कृपया आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट समय जो अभी आप एंग्जाइटी में रहकर बर्बाद कर रहे हो, उसे मत करो। क्योंकि मैंने ये किया है और मुझे आज जाकर रियलाइज होता है, और मैं इसलिए हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कृपया आप मत करो। क्योंकि जब आप एंग्जाइटी से बाहर आओगे, आपको मेरी ये बातें डेफिनेटली याद आएंगी कि किसी पर्सन ने ये ज़रूर बताया था कि एंग्जाइटी में जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें वो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें डिसीज़न जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेना चाहिए, और हमें कहीं से भी कोई भी सपोर्ट मिले, हमें उस सपोर्ट को देखना चाहिए और हमें वो सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर आप मुझसे कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म फिल करके बुकिंग ले सकते हैं, और मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। और आपका जो भी मसला हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैंने एंग्जाइटी से डील किया है और मैं एंग्जाइटी से बाहर आया हूं, और उसी बेसिस पे आपके साथ मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मिलते हैं आपसे वहीं। थैंक यू सो मच।